नमस्कार। एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि देश और दुनिया इस समय कोरोना काल से जूझ रही है। मनुष्यता चाहे अनचाहे भौतिक दूरी के स्थान पर सामाजिक दूरी का शिकार हो रही है और अत्यधिक शरीर केंद्रित हो रही है। इन विडंबनाओं और विसंगतियों के प्रति सावचेत रहते हुए हमें अपने अध्ययन और अध्यापन को आगे बढ़ाना है। हम इसको जो बाधा आई है या आपदा आई है, इस आपदा को अवसर में बदलने की अपनी प्रक्रिया के तहत हम नियमित रूप से आपसे ऑनलाइन भेंट करेंगे और उस भेंट के दौरान आपके पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा करेंगे, व्याख्यान डालेंगे। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं वे ग्रुप में आप डालें और उसके निराकरण भी प्राप्त करें। आज इस क्रम में जो वीडियो एमए उत्तरार्ध हिंदी के छात्रों में जो भाषा विज्ञान के पेपर है उस पर प्रश्न पत्र है, उस पर मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वीडियो भाषा विज्ञान के पहले ही बिंदु जहां से हमें शुरू करना चाहिए कि भाषा क्या है, भाषा का उपयोग हम क्यों करें, भाषा की आवश्यकता हमें क्यों है और भाषा के लिए हमें क्या, भाषा की कौन सी विशेषताएं हमें आकर्षित करती है। देखिए, आप जानते हैं कि मनुष्य के लिए अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक एक साधन है जिसके माध्यम से वह अपने को निरंतर अभिव्यक्त करता रहता है। सबसे पहले ये जानिए कि भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारित करना। देखिए, ये भी आप जानते हैं कि मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिस सार्थक माध्यम का उपयोग या साधन का उपयोग करता है वो भाषा है। यानी विचार विनिमय जो मनुष्य करता है, जो उसकी सबसे अनन्यतम विशेषताएं हैं, उसका महत्वपूर्ण साधन भाषा है। और शायद भाषा के कारण ही, और शायद ही क्या बल्कि कहना ही चाहिए बिल्कुल ठीक, कि भाषा के कारण ही मनुष्य अन्य जीवों से सर्वोत्तम माना गया है और उसका वर्चस्व ज्ञान विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में अपूर्व साबित हुआ है। जाहिर है फिर प्रश्न उठता है कि भाषा बनी कैसे। हालांकि बहुत जटिल प्रश्न है। दुनिया भर के विद्वान इस पर अपनी अलग अलग राय प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसी भी भाषा की उत्पत्ति के लिए मूलतः दो जो बातें हैं वो अनिवार्य हैं। ये आप जेहन में अपने ख्याल में रखिएगा। एक ध्वनन या उच्चारण की क्षमता और दूसरा उच्चारित ध्वनि का अर्थ के साथ संबंध। यानी आप पाएंगे कि ये दो आधारभूत चीज या घटक जिसके पास है वहां किसी न किसी रूप में मानवीय भाषा मौजूद है और उसका उपयोग किया जाता है। वैसे भाषा विज्ञान को लेकर बहुत से, मैंने बताया ना, विद्वान अपनी अपनी स्वतंत्र चिंतन में रत है और उनके अपने अपने मत, उनके अपने अपने तर्क, उनकी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। पर फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं कि इस समय देश दुनिया में जो नए अध्ययन चल रहे हैं, उन्होंने 12 जो दृष्टियां हैं उन्हें मान्यता दी है। ये 12 दृष्टियां जो है, जैसे पहली जो दृष्टि है वो कहती है दिव्योत्पत्ति सिद्धांत यानी डिवाइन थ्योरी। इसके प्रस्तोता भारत में वैदिक परंपरा को कह दें और उधर सुस्मिल्स, जर्मनिक विद्वान हुए सुस्मिल्स, उसने ये कहा कि ये भाषा देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई है, देवों द्वारा उत्पन्न है। इसी तरह एक संकेत सिद्धांत है। अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो वो जानते होंगे, रूसो एक बड़े विचारक हुए, ये उनकी दिया हुआ सिद्धांत है। फिर डिंग डोंग थ्योरी है, जैसे रणन सिद्धांत भी कहा जाता है। उसको भी हैस, मैक्स मूलर, प्लेटो, इन लोगों ने इसका एक नाम अनुकरणवाद, भौं सिद्धांत, रणन सिद्धांत है। और उसके बाद अगला सिद्धांत जो है वो है जो ऑनोमेंटोपॉनिक थ्योरी यानी हवन्यूकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकवाद सिद्धांत,
भौं भौं सिद्धांत, बाऊ बाऊ सिद्धांत, ये ऑटो पेलरसन के द्वारा हमारे सामने लाया गया है। इसके बाद एक और सिद्धांत आता है आवेग सिद्धांत, जो चार्ल्स डार्विन और उनके समर्थक जितने भी लोग हैं वो इस सिद्धांत की मान्यता में विश्वास करते हैं। फिर एक सिद्धांत है श्रमध्वनि सिद्धांत, ये हो यो थ्योरी भी बोलते हैं इसको। श्रमपहार मूलकतावाद हिंदी में इसको अनुवाद किया जाता है और नवारे नाम के विद्वान इसके प्रस्तोता हैं। इसके बाद इंगित सिद्धांत प्रोफेसर रिचार्ड द्वारा दिया गया, और फिर प्रोफेसर जी रैवेज जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया जो है संपर्क सिद्धांत यानी कॉन्टैक्ट थ्योरी, और फिर डार्विन, स्पेंसर, यास्परसन, ये जो बड़े विद्वान थे इनके द्वारा दिया गया संगीत सिद्धांत, सिंग सॉन्ग थ्योरी। इसके अलावा एक सिंबॉलिक थ्योरी है जो प्रोफेसर स्वीट ने दी, जिसे प्रतीक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और एक प्रोफेसर हेनरी स्वीट का सिद्धांत है समन्वयन सिद्धांत, जो कि कोऑर्डिनेटी थ्योरी बोला जाता है, और एक प्रतिभा टैलेंट थ्योरी है जिसका प्रस्तोता भारतीय चिंतक भर्तृहरि माना जाता है। यानी आप ये देखिए कि भाषा को, उसकी उत्पत्ति को लेकर दुनिया भर में इतना विचार विमर्श हुआ है, और इतना ही अभी जारी है अनुसंधान। नॉर्मन चॉम्स्की जैसे विद्वान अभी और भी जो विद्वान हैं मूरे और चॉम्स्की, ये सब इसमें लगे हुए हैं। तो एक चीज तो आपके सामने स्पष्ट हुई कि भाषा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। पशुओं की जो बोली है वो इंगित करना, संकेत चिन्ह करना, और मतलब आप ये देखें तो मोटे तौर पे मतलब मैं ये कहना चाहता हूं भाषा के 4 रूप आपके सामने आ रहे हैं। जैसे एक तो बोली के रूप में, जैसे पशु बोलता है कुछ, एक इंगित करते हैं हम जैसे, तीसरा संकेत के रूप में, चौथा सांकेतिक भाषा के साथ मानव भाषा जो आप और हम अभी व्यवहार में कर रहे हैं। ये जो पहले 3 है, पशुओं की बोली, इंगित और संकेतिक भाषा, ये मोटे रूप से अपूर्ण और अस्पष्ट है। जिस भाषा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी इस आदान प्रदान के लिए ज्ञान के, वह पूर्ण और स्पष्ट है और उसके कुछ मानी भी है। तो प्रश्न उठता है कि भाषा शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर? तो भाषा शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कि भाषा मानी कहना, बोलना, उच्चारण करना, और भाषा शब्द भास धातु, भवादिगणी धातु से बना है। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा, अर्थात वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति हो वही भाषा है, क्योंकि उसी से हमारे सूक्ष्म मनोभावों का साकार प्रकटन होता है। अब मोटे मोटे तौर पे इसकी परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है, लेकिन हम पाते हैं कि हमें एक, आप विभिन्न विद्वानों की जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वे अलग अलग दृष्टियों और अलग अलग मतलब क्या है कि ज्ञान के अनुशासनों का समाहार करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। एच गार्डिनर कुछ और कहते हैं, भोलानाथ तिवारी हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं, हमारे यहाँ बाबूराम सक्सेना, किशोरदास वाजपेयी, मंगलदेव शास्त्री, श्याम सुंदर दास, तो वहाँ प्लेटो, अरस्तु, हेनरी स्वीट, गार्डिनर और अनेक विद्वान, सौंदर्य शास्त्री इत्यादि सब अपनी अपनी बात, अपना विचार इसके माध्यम से प्रकट करते हैं। मोटे तौर पे आप ये देखिए कि भाषा यादृच्छिक संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी भाषा कौन सी हुई? यानी भाषा एक पद्धति है, एक संकेतात्मक है, वाचिक ध्वनि संकेत है वे, और यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मानी होता है ऐच्छिक, अपनी इच्छा अनुसार उसका ग्रहण करना, ये यादृच्छिक है। फिर प्रश्न उठता है कि ये भाषा कितने रूप में हमें मिलती है? तो वैसे तो भाषा के विविध रूप आपको यत्र तत्र सर्वत्र अपने इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं, पर मोटे तौर पर कुछ खास देखें तो मूल भाषा, परनिष्ठित भाषा, वे भाषा, बोली, व्यक्तिगत बोली, अपभाषा, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। भाषा में प्रश्न आता है कि भाषा में आश्रय की दृष्टि से भाषा के कितने भेद किए जा सकते हैं? तो आश्रय की दृष्टि से भाषा के 2 ही भेद है, एक वक्ता और एक श्रोता। फिर प्रश्न उठता है कि फिर इस भाषा के पक्ष कितने हैं? वैसे मैंने आपको कहा कि भाषा को लेकर निरंतर चिंतन मनन जारी है।
तो फ्रांसीसी विद्वान प्रोफेसर द फर्दिनांद सासूर ने अपनी एक बहुत चर्चित कृति क्रूर द लिंग्विस्टिक जर्नल में भाषा के 3 पक्षों का उल्लेख किया है, जैसे वे पारोल, लॉन्ग और लंगाज कहते हैं। पारोल यानी जिसे आप अंग्रेजी में स्पीच, हिंदी में व्यक्ति जो वाक जिसे कहते हैं, यानी व्यक्ति के ज्ञान अर्जन और भाव प्रकाशन की क्षमता जिसमें शामिल है, वो है, यानी जो हम दैनिक भाषा व्यवहार करते हैं वो है वैयक्तिक पक्ष यानी पारोल। सामाजिक पक्ष यानी उन्होंने जिसे लॉन्ग नाम दिया है, अंग्रेजी में टंग और हिंदी में उसको वाक, और विश्व की प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाएं जैसे मराठी, बंगला, असमिया, ये सब एक भाषा बोलने के व्यवहार में शामिल है। और तीसरा जो है सार्वभौम पक्ष, जिसे उन्होंने लंगाज नाम दिया है, यानी विश्व वाक। इस रूप में विश्व की सभी भाषाओं का संकलन होता है, वह भाषा का दार्शनिक यह जो पक्ष है, इसमें अनेकत्व से एकत्व का दर्शन होता है। यहां यह प्रश्न खड़ा होता लाजमी है कि फिर भाषा और वाक में अंतर क्या है। तो गौर करिएगा, भाषा स्थायी है, वाक अस्थायी है। भाषा श्रवण से जो लाभ होता है वो भाषा से होता है, जिसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, वो वाक है। भाषा स्फोट है, वाक नाद है। भाषा ज्ञान है, वाक ज्ञान का प्रकाशन है। भाषा ज्ञान समाज है, वाक उसकी अभिव्यक्ति है। वाक्य और वाक व्याकरण भाषा के अंग है, उच्चारण और ग्रहण वाक के अवयव है। तो इस तरह आप पाएंगे कि भाषा विज्ञान के जो मूल बिंदु है, उन मूल बिंदुओं में, उन मूल तत्वों में हम देखते हैं कि भाषा और वाक दोनों में अनिवार्यता अंतर है। यह जो अंतर है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इस अंतर को जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये जो है भाषा और वाक में ये अंतर इस तरह से है। और दूसरा ये भी जाना हमने कि भाषा के पक्ष 3 हैं, जो मैं पुनः एक बार आपके लिए बता दूं कि वो 3 पक्ष है: वैयक्तिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सार्वभौमिक पक्ष। वैयक्तिक पक्ष को पारोल कहा गया है, सामाजिक पक्ष को लांग कहा गया है और सार्वभौम पक्ष को लंगाज नाम दिया गया है। और ये तीनों शब्द फ्रांसीसी के हैं, और फ्रांसीसी भाषा से आपके लिए मैं इसको हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूं। अब ये देखते हैं कि इस भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो कुछ खास विशेषताओं की तरफ हम बात करते हैं जो जरूरी है। उसमें यह देखा जाएगा, देखिए जितनी भी भाषाएं वो जीवित प्राणी के संवेदनात्मक, भावात्मक और ऐच्छिक यानी जो भी उसकी प्रवृत्ति की अनुभूतियां हैं उसको व्यक्त करने का साधन है ना। तो ये अभिव्यक्ति के लिए जो हम कायिक और वाचिक दोनों प्रकार की जो इंद्रियों का सहयोग करके जो उच्चारण करते हैं, है ना, उससे जो भाषा उद्भूत होती है, तो उस भाषा में कुछ खास खास विशेषताएं हैं। क्या क्या है? नंबर 1, भाषा वही सार्थक है जो वक्ता के विचारों या भावों को श्रोता या पाठक तक सही सही अर्थ में संप्रेषित कर दे। 1 नंबर। अगर उसका संप्रेषण ठीक से नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वो भाषा नहीं है, यानी अर्थ गर्भा हो, निरर्थक नहीं हो। दूसरी, निश्चित प्रयत्न के परिणाम स्वरूप जो उच्चारण ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है वो हमारे विचारों की पोशाक होती है एक तरह से। तो भाषा के अंतर्गत ये ध्वनियां अगर नहीं आती कुछ, तो फिर हम उन्हें संकेत से समझते हैं, अर्थात भाषा वाक के अलावा संकेत के माध्यम से भी अपनी स्पष्टता को हमारे सामने रखती है। और तीसरा, भाषा में एक व्यवस्था होती है, एक सुव्यवस्था होती है, वो अपने आप में बहुत स्पष्ट है। देखिए वो शुरू से एक अविकसित रूप में थी, फिर विकसनशील अवस्था में आई और आज हमारे सामने विकसित रूप में मौजूद है। और सभ्यता और जीवन की तमाम गतिविधियां भाषा में सुसंगत रूप से पूरी की जा रही है। और चौथा, भाषा का प्रयोग किसी एक विशिष्ट वर्ग में होता है और उसके अंतर्गत भाषा बोली और समझी जाती है। और फिर भाषा वो है जो अध्ययन और विश्लेषण की कसौटी पर भी खरी उतरे। अगर अपनी सीमाओं के कारण उच्चारण उपयोगी अवयवों से निकली ध्वनि है जो अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से कसौटी पर ठीक नहीं उतरती, तो हम कहेंगे कि वह भाषा नहीं है। देखिए अब अगर हम एक उदाहरण से समझें कि चुंबन एक ऐसी ध्वनि है जो समझी तो किसी स्थान पर जा सकती है, किंतु उसका न तो अध्ययन संभव है न विश्लेषण।
तो हम ये कहेंगे वो भाषा के क्षेत्र में पाने का अधिकारी नहीं है। अब चुंबन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें भाषा की ही जरूरत पड़ेगी। भाषा में देखिए ये भी चीज देखी जाती है कि जितनी भी भाषाएं हैं उनमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि विचारों और भावों से कोई सहज संबंध बनाना बहुत आसान काम नहीं है। अगर आप गौर करेंगे कि जो ध्वन्यात्मक शब्द का अर्थ है, वो ध्वन्यात्मक शब्दों के अर्थ में आप पाएंगे कि जितना संबंध उसका अपनी पूर्णता से होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कुत्ते, सारे संसार के जितने भी कुत्ते हैं वो एक ही तरह से भौंकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भौंकने की जो ध्वनि है उसके लिए प्रयुक्त सारे भाषाओं में एक शब्द होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे कि बहुत अंतर है। हिंदी में हम भौं भौं कहते हैं, अंग्रेजी में बॉम बॉम कहते हैं, फ्रांसीसी में गन ऑफ कहते हैं, जापानी में वान वान कहते हैं, गुजराती में भस भस कहते हैं और तमिल में कोल कोल कहते हैं। तो इतनी भाषाओं में एक क्रिया के लिए अनेक शब्द। इसका अर्थ यह हुआ एक ध्वनि के लिए विभिन्न भाषाओं में थोड़े अनुकरण का सहारा लेते हुए बिना खास नियम या बिना किसी व्यवस्था के कुछ सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। यानी ये यदि शब्द या भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनियां ऐच्छिक न होती तो संसार की सभी भाषाएं लगभग एक सी होती। यह यादृच्छिकता जो है भाषा की, वो उसे अलग बनाती है। फिर ये आप देखेंगे कि भाषा नित्य नूतन रूप धारिणी है। आप कहेंगे कैसे? क्षण क्षण नवीनता को प्राप्त करने वाली रमणीक वस्तु है। क्षणे क्षणे यमन्न उपेति तदे रूपे रमणीयता। कैसे है ये जो नया नया परिवर्तन, वो प्रकृति को लक्ष्य करता है। और बिहारी कवि के एक दोहे में मैं आपको बताऊं तो आपको इससे और ज्यादा स्पष्ट होगा कि लिखन बैठी जाकी छवि, गही गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। तो भाषा असल में देश काल भेद के आधार पर प्राकृत, बोली आदि के रूप में रहती है और फिर परिष्कृत होती रहती है। तो इसलिए उसका रूप नित्य नूतन बदलता रहता है। पहले ये जो आज सब शक्तियों का प्रयोग आप देखते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये क्या एक दिन में हो गया? व्यंग्य प्रधान अर्थ को व्यंजित करने वाली व्यंजना तक पहुंचने में मानव को शताब्दियां लग गई। इसका मतलब है शताब्दियों तक मनुष्य का अनुभव और पर्यवेक्षण इस पर जारी रहा और मनुष्य ने इस पर गौर किया और इसको समझने की कोशिश की। फिर ये भी देखें आप कि भाषा में प्रकृति और प्रत्यय तत्व भी मिश्रित रूप से रहते हैं। पद और वाक्य रचना में अधिक योगात्मक और श्लिष्ट रहती है, वो भी भाषा का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और एक और विशेषता, भाषा सदैव स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। भाषा प्रारंभिक काल में जटिल, स्थूल थी, धीरे धीरे सरल, सूक्ष्म और सुकुमार होती गई। आप देखिए इतिहास और विज्ञान में अनेक बार शिक्षण साक्षी देते हैं। ये सब किसके माध्यम से हुआ? भाषा के माध्यम से हुआ। और आखिर में भाषा एक सामाजिक वस्तु है। कैसे है? बाजार में मूल्य का प्रतीक नोट या सिक्के हैं, समाज में भावाभिव्यक्ति के प्रतीक शब्दार्थ है। तो समाज में जन्म लेने वाले बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा क्या कहा गया कि पाणिनि है, चाहे पतंजलि है, चाहे वरदाचार्य है, सारे के सारे हैं, वो सब ये कहते हैं कि भाषा को सामाजिक रूप से हमें उल्लेखनीय प्राप्ति हुई है। हम जितने भी आज समाज में बहुमूल्य विकास की राह पर बढ़ रहे हैं, उसके मूल में भाषा है। तो आज के अपने इस कालांश में मैंने आपको भाषा क्या है, भाषा के कितने पक्ष हैं, उसके क्या साधन हैं, उसका क्या स्वरूप है, उसकी उत्पत्ति को लेकर 12 जो दृष्टियां या सिद्धांत काम कर रहे हैं उनके बारे में बताया। और फिर मैंने भाषा की मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। आशा करता हूं आप इन चीजों को मुख्य रूप से जो है उदय भानु सिंह और कपिल कपूर, कपिल शर्मा द्विवेदी और भोलानाथ तिवारी की पुस्तकों के अलावा आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत सा ज्ञान यत्र तत्र बिखरा है, उसका उपयोग करते हुए अपने परिज्ञान को बढ़ाएंगे और अगले कालांश में और ग्रुप में अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखेंगे, ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरे द्वारा दिया गया यह व्याख्यान आपके लिए कितना उपयोगी और सार्थक साबित हुआ। आप अपने निरंतर ये ध्यान रखें, कोरोना एडवाइजरी का जो सरकार निर्देश दे रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी निर्देश हैं उनका एक अक्षर सा पालन करें। बार बार हाथ धोएं, मुख पर मास्क लगाएं। ऐसा नहीं कि घर में बैठे तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाएं, अत्यावश्यक होने पर उसे उतारें और बार बार हाथ धोकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें।
धन्यवाद।